नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज मुद्दा में बातचीत करेंगे इस्कॉन की। आज मुद्दा में बातचीत करेंगे बांग्लादेश की। क्या पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश? और इस सवाल की, बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बीच हुई है। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे। उन पर अक्टूबर में चट्टोग्राम में एक रैली में बांग्लादेशी झंडे का अपमान करने का आरोप है। भारत सरकार ने इस गिरफ्तारी पर नाराजगी व्यक्त की है और बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे उठाने वाले एक धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। भारत की इस प्रतिक्रिया पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है और अब अंतरिम सरकार में सूचना और प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने भी भारत की प्रतिक्रिया को अनुचित हस्तक्षेप करार दिया है। नाहिद इस्लाम बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे, जिसने शेख हसीना की सरकार गिरा दी। शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार गिरने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें नाहिद को भी सलाहकार रखा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की और बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की है। उधर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बड़े धार्मिक चेहरे और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की राजद्रोह में गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन पर बैन लगाने की साजिश रची जा रही है। दास को जेल भेजे जाने के बाद हुई हिंसा में चटगांव में एक वकील की जान गई है। इसके बाद इस्कॉन पर बैन के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर कोर्ट में जवाब देते हुए बांग्लादेश सरकार ने भी इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन कहा है। हालांकि गुरुवार को ही सुनवाई में बांग्लादेश हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुओ मोटो से आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सच तो यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है। कभी बांग्लादेश की आबादी का 20% हिस्सा हिंदू थे, लेकिन अब यह घटकर 9% से भी कम रह गया है। हिंदू समुदाय के नेताओं का कहना है कि अल्पसंख्यक हमेशा उपद्रवियों का आसान निशाना होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2013 से सितंबर 2021 के बीच हिंदू समुदाय पर कम से कम 3679 हमले हुए, जिनमें तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा शामिल है। दरअसल हाल के घटनाक्रम बता रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। हाल ही में बांग्लादेश को इस्लामी राज्य घोषित करने की मांग उठी है। देश के अटॉर्नी जनरल ने हाल ही में हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता उस राष्ट्र की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाते हैं जहां 90% आबादी मुस्लिम है। विश्लेषकों ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति की तुलना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य से की है। छात्र आंदोलनों के बाद हुए तख्तापलट और शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश की स्थिति की तुलना अफगानिस्तान से की गई है। इस्कॉन के संत की गिरफ्तारी और उसके बाद हुई प्रतिक्रियाओं ने बांग्लादेश के भविष्य के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं और देश किस दिशा में जाएगा यह देखना बाकी है। तो बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने की अब साजिश हो रही है और जिस तरह से स्वामी की गिरफ्तारी हुई है, यानी चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई है, जो वहां पर एक तरह से अल्पसंख्यकों के लिए हो रहे जो भी जुल्म की इंतहा है, उसके लिए आवाज को कम से कम लोगों के सामने रख तो रहे थे। और जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम एक के बाद एक अनफोल्ड कर रही है शेख हसीना की सरकार जाने के बाद, वो बेहद चिंताजनक है बांग्लादेश के लिए भी और उससे ज्यादा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए। जिस तरह से बांग्लादेश में अब इस तरह की विचारधारा
प्रबल तौर पर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए अब लगता है कोई जगह बची ही नहीं है। ऐसे में क्या यह सवाल नहीं उठता कि पाकिस्तान के राह पर बांग्लादेश क्या चल पड़ा है? और इसी पर इस सवाल को टटोलेंगे और इसके इर्द गिर्द बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हरिमोहन कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं, सामरिक मामलों के आप जानकार हैं। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राकेश पोद्दार साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। कौशिक साहब, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, बांग्लादेश की जो स्थिति हो चुकी है अब वो किसी से छिपी नहीं है। एक वक्त काफी तेजी से आगे बढ़ रहा बांग्लादेश अब हाँफता हुआ संभवतः नजर आ रहा है। सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पर इतनी अच्छी हालात के बाद अब वहाँ की अराजक स्थिति ऐसी है कि आप उसके बारे में क्या ही कुछ कहा जाए, तस्वीरें बयां करती है। लेकिन इस्कॉन कोई मामूली संस्था नहीं है। 1000 उसके केंद्र हैं, 400 भारत में हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कुछ एशियाई देशों में उसके केंद्र हैं। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। इतने डेवलप्ड नेशन से 1966 की बात है। एक विचारधारा है। और बांग्लादेश की सरकार के अटॉर्नी जनरल कहते हैं, यानी बांग्लादेश की सरकार की तरफ से यह बयान आता है कि यह धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है। ये मतलब किस तरह, किस लेवल की बात हुई है जिसको पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है। आपके लिए वो धार्मिक कट्टरपंथी संगठन हो गया और आप उसमें संचालक को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं। बांग्लादेश को कहां से कहां ले जा रहे हैं। हरिमोहन कौशिक साहब, बांग्लादेश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। आपका फर्स्ट टेक सर। सर, मेरा फर्स्ट टेक यही है कि असलियत में आपने जो पूछा उसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला कि आप इस्लामिक फोर्सेस, जो रेडिकलाइज्ड फोर्सेस हैं, उन्हें कितना मर्जी कोशिश कर लो मनाने की, समझाने की, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप उसमें भारत में घर बना के दे दें, बिजली पानी से लेकर हर चीज देख दे भारत में भी, तो वो आपके खिलाफ ही वोट करेंगे। जैसे कि हमारे बीजेपी वाले भाई साहब बता देंगे आपको कि जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास था, उसकी जगह बटोगे तो कटोगे का नारा और एक है तो सेफ है अगर आ गया, तो वो भारत की कहानी कह रहा है। वही इसका एक दूसरा पार्ट भी है साहब। दूसरा पार्ट बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में आप ही ने कहा इकोनॉमी को इस लेवल पर लेकर गई कि हाँ, भारत बहुत सारे मामलों में बांग्लादेश भारत से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया है, बढ़ गया था। और इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा था। लेकिन रेडिकलिस्ट इस्लामिस्ट फोर्सेस को किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं था इस डेवलपमेंट से। जो भी हुआ उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे सिर्फ एक चीज से लेना देना था कि उन्हें कैसे भी करके जिहाद करके इस पूरी टेरिटरी पे कब्जा करना है, जो कि उन्होंने कर लिया। अब प्रॉब्लम यहीं से आ रही है कि क्या वो सेक्युलर, मतलब जो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसे झेल पाएंगे? आंसर है नहीं, वो बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। सीधी सी बात है। उनकी तो फर्स्ट लाइन ही अगर आप क्लेम करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ऐसी सिचुएशन में मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब कि भाई आपको कोई भी भगवान, मोहम्मद के अलावा कोई भी दूसरा भगवान या पूजने लायक नहीं है, मैं उसी के सामने सर झुकाऊंगा। और यहाँ जब ये कहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आउटवर्डली अपने आइडिया के अलावा जो भी आइडिया उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब यही यहाँ पर हुआ है कि इनके आइडिया के अलावा जो भी आइडिया उसे आउटवर्डली रिजेक्ट कर देते। बांग्लादेश भी क्यों जा रहे हो, पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान, ईरान जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं। और एक लास्ट पार्ट, तो इससे इस समय पर आगे हमें क्या दिखाई देता है, तो वो आगे वैसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर, साफ बात है, आगे हिंदू जेनोसाइड शुरू हो चुका है, जो 4 महीने से चल रहा है। और आगे ये 6% भी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। 1,30,00,000 हिंदुओं को हम वहां खत्म होते हुए दिखेंगे। लेकिन एस्कॉन उनके सामने जो ढाल बन के खड़ा हुआ था, तो अब सबसे पहले उस ढाल को खत्म किया जाए। हाँ, और जय श्री राम के नारे को खत्म किया। हाँ जी। और फौरी कोशिश जो उन्होंने की थी, कम से कम अभी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाए। लेकिन संजीव श्रीवास्तव साहब, आपही के पास आते हुए, सर, ये जो बेहद चिंताजनक स्थिति है, और ऐसे में शेख हसीना के चले जाने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर पावर, या मतलब एक कठपुतली की तरह ही बैठाया गया, वो तो बेहतर आप समझाएंगे। मोहम्मद यूनुस साहब, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, आज क्या यह शांति की दशा वहां पर हो गई है?
और क्या इसीलिए नोबेल पुरस्कार मिला था? क्या वो महज एक कठपुतली बनकर रह गए हैं कि अपनी कोई आवाज भी नहीं उठा सकते? और जैसा कौशिक साहब ने कहा, और जो मुद्दा है, क्या वो पाकिस्तान के राह पर बांग्लादेश चला गया है? बताइए, 19 मतलब आधी, पहले से आधे से भी कम संख्या हो चुकी है वहां पर बसने वाले हिंदुओं की। अब क्या जो आधे से कम बचे हुए हैं उनके खिलाफ भी इस तरह की गतिविधि होगी? और क्या बाई डिफॉल्ट जिस तरह की स्ट्रक्चर थी कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे, आर वी सीइंग नेक्स्ट नेपाल? नेपाल तो कम से कम सेक्युलर हो गया, हिंदू पद को छोड़ के। ये सेक्युलर छोड़ करके क्या दूसरी तरफ चले जाएंगे? संजीव श्रीवास्तव, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब आखिर अब बांग्लादेश की सरकार से तो कोई क्या ही ले उम्मीद भी नहीं कर सकता है। श्रीवास्तव साहब, देखिए कुणाल जी, बांग्लादेश के जो आंतरिक हालात हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र का जो भविष्य है वो रसातल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंक परस्त, कट्टरपंथियों का जो प्रभाव है, दबदबा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हाल के समय में जो घटनाक्रम शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध हुए, वो छात्र आंदोलन की आड़ में एक बहुत गहरी साजिश थी, जिसमें कि बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी तो उसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार थे ही। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी भूमिका दिखाई देती है। और जाहिर है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो बड़ी महाशक्तियों की जो शह है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डीप स्टेट है, वो भी इसको शह देता रहा, इसको हवा देता रहा। और उसके वजह से ही बांग्लादेश में इतने बड़े जो है परिवर्तन हुए हैं, बेहद नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। और अब बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि ये जो पूरी साजिश हाल के समय में, जो पूरा बदलाव हाल के समय में हुआ है, उसमें कट्टरपंथी लगातार अपना जो प्रभाव है बढ़ाते जा रहे हैं। और आपने मोहम्मद यूनुस की बात कही, इनको की नोबेल पुरस्कार विजेता है। और जाहिर है कि यदि इसी तरीके की, जिस तरीके की वो गतिविधियां और जिस तरीके की उनके नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार काम कर रही है, अगर ऐसे ही ये कुछ समय तक और जारी रहा तो उनका ये जो शांति का जो मुखौटा है वो पूरी तरीके से उतर जाएगा और ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। और जाहिर है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रही है। और उनकी जिम्मेदारी थी कि बांग्लादेश में एक तटस्थ भूमिका में रहते हुए एक अंतरिम सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उसमें वो कानून का शासन स्थापित करते, और जो ऐसे कट्टरपंथी जो तत्व हैं, जो हिंसक, अराजक, उपद्रवी तत्व हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते, अल्पसंख्यक जो हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकते, और वहां पर जल्द से जल्द इलेक्शंस कराने का जो राह वो प्रशस्त करते। लेकिन ऑन द कंट्री हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से जमाते इस्लामी बांग्लादेश और उससे जुड़ा हुआ एक छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर, जिसकी की पूरे हिंसा, उपद्रव, उत्पात में बड़ी ही नकारात्मक भूमिका रही, उसके ऊपर लगा प्रतिबंध उन्होंने हटा दिया। फिर एक अल अंसार बांग्ला टीम नामक एक ऐसा आतंकी संगठन कि जिसके की अल कायदा के साथ संपर्क रहे हैं और जिसका की मुखिया जसीमुद्दीन रहमानी वो लंबे समय से बांग्लादेश की जेल में बंद था अनेकों आरोपों की वजह से, उसको उन्होंने रिहा कर दिया। और वहीं अवामी लीग की जो नेता है जिन्होंने अभी वर्तमान समय में भारत में है, वो शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द कर दिया, उनके परिवार के सदस्यों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द कर दिया। उनके प्रत्यर्पण की मांग अब सरकार की तरफ से ऐसी उठने लगी है। और अवामी लीग के समर्थकों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उन्हें फासिस्ट बताया जा रहा है, तो जाहिर है कि ये जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है, कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में जो आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति रही तो ये मोहम्मद यूनुस का जो शांति का जो मुखौटा है वो उतर जाएगा और ये उनका जो वास्तविक नहीं, बिल्कुल सर, नहीं कायदे से तो फिर यदि फिर उन्हें वो जो प्राइज मिला है, जो पुरस्कार मिला, उसको लौटा देना चाहिए, या नोबेल वाली अथॉरिटी को भी सोचना चाहिए हमने किसको पुरस्कार दे दिया। एक बार चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि उसके ऑथेंटिसिटी पर भी अब सवाल उठने लगेंगे ऐसे लोगों को देख करते हुए। लेकिन पोद्दार साहब, सबसे अहम सवाल अब आप ही के सामने है सर, अब बांग्लादेश भी क्या हमें तेवर दिखाएगा और वो बोलेगा कि भारत जो भी बात कहता है वो अनुचित बात कर रहा है? बताइए, अब ये सुनने को मिलेगा बांग्लादेश से, और खासकर वहां जब एक बड़ी संख्या में हिंदू लोग वहां पर रहते हैं
और वहां पर एक संत को देशद्रोह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे जमानत भी नहीं दी जा रही है, तो आखिर भारत अपना इस पर क्या स्टैंड लेगा? और संभवतः आज प्रधानमंत्री साहब विदेश मंत्री के साहब एक अहम बैठक भी कर रहे हैं, तो क्या हम कुछ मैसेज देने की स्थिति में हैं अभी पोद्दार साहब? क्योंकि देना तो जरूरी है। देखिए कुणाल जी, हमारी सरकार, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिस बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे, जयशंकर जी भी थे, और सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम जी थे। उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया देश के लिए इस गंभीर मुद्दे पर, इस विषय पे और हिंदुत्व के मुद्दे पे इन्होंने सर्वदलीय बैठक में सराहनीय काम किया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। सरकार भी बड़ी सुनिश्चित निश्चय रूप से बांग्लादेश के खिलाफ खड़ी है, और हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार और बांग्लादेश की सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार थी जब उनकी सरकार थी शेख हसीना की, लेकिन आज जो शेख हसीना ने जब वहां से बांग्लादेश से चले गए, उसके बाद वहां पे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, इसीलिए हम अपने देशों में कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए कहते हैं क्योंकि आज स्थिति इस देश में भी होते जा रहा है। सलमान खुर्शीद ने खुद कहा कि बांग्लादेश के जैसे हालात हमारे देश में हो रहे हैं, तो सलमान खुर्शीद जैसे नेता हमारे देश में रहेंगे तो ऐसी हालात होगी। लेकिन इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार एनआरसी ला रही थी कि एनआरसी लाएंगे, जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू चाहे पाकिस्तान में है, चाहे बांग्लादेश में है, चाहे किसी अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, कहीं भी उनको लाने का काम करे। तो उसका विरोध किसने किया? तो इसका विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रहे थे। एनआरसी के मुद्दे पे शाहीन बाग में लगभग 6 महीने इन्होंने विरोध किया। इस विरोध पे जहां तक एनआरसी हमने लागू अगर कर दिया होता तो हम लोग लाने में सराहनीय होता है, हम लोग उनको लाने में कामयाब होते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, बांग्लादेश की स्थिति है, इसलिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे देश के सभी लोग, जितने भी नेता हैं, चाहे विपक्ष के हैं चाहे सत्ता के हैं, सभी लोग एक साथ मुसीबत से खड़े हुए हैं और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। नहीं तो बांग्लादेश जो ये बात कहता है भारत को कि भारत अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो अनुचित हस्तक्षेप कर रहा है, उन्हें तब भारत की अनुचित हस्तक्षेप वाली बात याद नहीं आई थी जब उनके लिबरेशन के लिए भारत सरकार उनके साथ खड़ी थी, और शायद उसी के बेसिस पे आज वो ये कहने के लिए भी आगे आकर के इतनी पावर उनको मिली है। यदि भारत ने साथ नहीं दिया होता तो ईस्ट पाकिस्तान बन के रह गए होते। ऐसे में लेकिन जो स्टर्न मैसेज हमें देने की जरूरत है पोद्दार साहब, वो अभी है और हमें उनसे देना होगा, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। वहां पे रहने वाले अब कम से कम हिंदुओं के लिए तो आवाज उठानी होगी ना पोद्दार साहब। देखिए, हमने कहा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इनके सराहनीय काम किए हुए हैं, इनको बुलाने सर्वदलीय बैठक में इस बात को रखेगी, और आज आपने अपने चैनल पे दिखाने का भी काम किया कि देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं और विदेश मंत्री को बुलाया गया, तो हमारी सरकार चिंतित है। लेकिन मोदी जी की सरकार के सामने पाकिस्तान की औकात को पता लग गया था। एक ही घंटे में, रात में ही पता लग गया था उसकी क्या औकात थी। एक घंटे में हम लोग पता लगा देते हैं, बांग्लादेश हमारे से छिपा नहीं है और आना हमसे आगे बढ़ सकता है। 1 मिनट लगेगा मोदी की सरकार को। मोदी जी रात में अगर जाग गए ना, 1 घंटे के लिए बैठ गए तो बांग्लादेश का आता और पता भी नहीं लगेगा। लेकिन हम वैसा मैसेज देना वर्ल्ड में नहीं देना चाहते हैं कि हमारी सरकार ऐसी करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे बांग्लादेश के मुद्दे पे हो, चाहे पाकिस्तान के मुद्दे पे हो, चाहे किसी मुद्दे पे हो, ठीक है, समझ गया, ठीक है, लेकिन सरकार को कुछ न कुछ मैसेजिंग देने की बहुत जरूरत है। कौशिक साहब, अब वापस उसी बात पर आते हुए कि बांग्लादेश की जो मौजूदा परिस्थिति है और ऐसे में जो वहां पर हो रहा है, क्या उसमें पाकिस्तान की राह पर वो चल गया है? ठीक है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ छुपे हुए प्लेयर्स हैं जिस ओर श्रीवास्तव साहब इशारा कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि कुछ ताकतवर ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान जैसा ही बन जाए ताकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट वहां पर पोषित हो सके? सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें हो सकता है किसी के अगेंस्ट किसी से डिसएग्री कर रहा हूँ या अलग जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसको समझाने की अगर कोशिश कर रहा हूँ तो सर मामला ये है कि देखिए, बांग्लादेश में हमेशा से 2 फोर्सेस मौजूद रही हैं, जिसमें से एक फोर्स इस्लामिस्ट फोर्स है जो पाकिस्तान को ही अपना रियल कंट्री आज भी मानता है।
तभी आप देखेंगे बहुत सारी आवाजें एकदम से ऐसी उठी थी जो साफ तौर पर कह रही थी कि हम पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हम पाकिस्तान हमारा न्यूक्लियर पावर से मदद करेगा। तो ये कहना कि भाई पाकिस्तान हमारा एहसान नहीं मान रहा कि हमने 1971 में इनके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मदद की थी, तो देखिए वो एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है और वो भी तभी तक था आपके साथ जब तक वो उस लिबरेशन वॉर के बाद जो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा था उसको एंजॉय कर रहा था। हाँ। रिजर्वेशन के बेनिफिट को एंजॉय करने के जैसे ही आप देखिए ना, सबसे पहले प्लान क्या किया गया, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट जिनको मिल रहा था वो रिजर्वेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया और शेख हसीना को इतना मजबूर कर दिया कि भाई आप सत्ता छोड़ दीजिए। भाई जैसे रिजर्वेशन खत्म हुआ उनके जो सपोर्टर्स थे वो गायब हो गए, जैसे वो गायब हुए तो इन्होंने जो इस्लामिस्ट फोर्सेस थी एकदम से उन्होंने कब्जा कर लिया। शेख हसीना के पास लिबरल आइडियाज के अलावा कुछ था नहीं और मानिए रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियाज के सामने एक मुसलमान जो है वो लिबरलिज्म को कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। 2-4 दस हो गया, जैसे चिन्मय प्रभु जो हैं उनके वकील जो हैं सैफुल इस्लाम समथिंग उसका नाम है, उस बंदे को इसलिए मार दिया क्योंकि वो चिन्मय प्रभु को जमानत दिलवाने के लिए अपीयर हुआ था। तो आप रेडिकल माइंडसेट को समझिए, ये लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते ही नहीं थे, ये असलियत में पहले भी उस बंगाली आइडेंटिटी को खत्म करके उसके ऊपर इस्लामिक आइडेंटिटी को सुपर इम्पोज करना चाहते थे। और आज उनको जैसे ही ये मौका मिला इन्होंने कर दिया। इन्हें सपोर्ट मिला कहाँ से? अमेरिका से, बाइडेन से, और वो इस रिलेशन को इंडिया के साथ इतनी बुरी कंडीशन में लेकर जाना चाहते हैं, इतनी बुरी कंडीशन में लेकर जाना चाहते हैं कि इंडिया इसे सुधारते सुधारते उम्र बीत जाए लेकिन बीते ही नहीं, तो सुधरेगा नहीं। ये उस स्टेज पर आ चुके हैं क्योंकि इंडिया को मजबूर कर दिया है कोई ना कोई एक्शन लेने की। अब यहाँ इंडिया अगर कोई भी एक्शन लेगा वो पूरी जिंदगी के लिए बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट को सुलगाए रखने का काम करे। ठीक है, और फिर उसको खत्म कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा दिखाई दे। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया और फिर इसी को फिर आगे इस पर बात करते हुए संजीव साहब, तो अब एक तो ये अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया कि अब व्हाट लाइज अहेड, मतलब यदि इस स्थिति में आ गए कि ऐसी स्थिति पर अब हमको बात भी करना पड़ रहा है, तो ये इतनी चिंता का इतनी विषय है कि अब मतलब करे तो इंसान करे क्या। तो क्या बांग्लादेश में जो ये स्थिति है अब इसको एक तरह से स्टेटस को परमानेंटली इसे एक्सेप्ट करेंगे या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे इस तरह की चीजों को परिवर्तित किया जा सके, या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है? श्रीवास्तव साहब देखिए कुणाल जी, मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में जो एक बड़ी जो संख्या है जो वहाँ पे ज्यादातर जो लोगों का जो मत है वो यही है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहना चाहते हैं और एक जो लोकतंत्र का जो भविष्य है उसको वो उज्जवल बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बांग्लादेश में अनेक ताकतों ने एक गहरी साजिश के तहत कट्टरपंथियों के दबदबे को बढ़ाने का कार्य किया है और जिसमें कि जो बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश है और उसके जो पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं और जो ओवरऑल जो पूरी सिचुएशन है उसमें अमेरिका का जो डीप स्टेट और शेख हसीना जिस व्हाइट मैन की बात कहा करती थी, जाहिर है कि ऐसे जो डीप स्टेट एलिमेंट्स ने भी इस तरीके के बांग्लादेश में उपद्रवी तत्वों को शह देने का कार्य किया और जाहिर है कि अनेक फैक्टर्स की वजह से जो बांग्लादेश में आज लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ गया है। नहीं ठीक है, इसी बात नहीं आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक सवाल मन में आया, इसका मतलब ये जो बांग्लादेश जो इतना ज्यादा अपना तेवर दिखा रहा है, इसमें बांग्लादेश की कुछ ज्यादा भूमिका नहीं है, कुछ छुपे हुए प्लेयर्स हैं जिसकी शह पर वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है? क्योंकि अदरवाइज बांग्लादेश इतने तेवर दिखा कैसे सकता है? नेपाल में यदि बात करें तो चाइना उसके फेवर में, क्या यहाँ भी कहीं अमेरिका, चाइना और ऐसे बड़े देश उसके फेवर में है जिसके चलते उसके दम पर बांग्लादेश नाच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ हरिमोहन जी की मैं बात से थोड़ा सहमत हूँ कि बांग्लादेश में जो ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, ज्यादातर लोगों का यही मत है कि वो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनना चाहिए। एक अपनी एक बंगाली जो उनकी बांग्ला भाषा की जो आइडेंटिटी है उसको बनाए रखने का उनका एक प्रबल मत रहा है और अगर ऐसी विचारधारा न होती तो बांग्लादेश का जन्म ही नहीं हो सकता था।
लेकिन एक बात और भी सच्चाई है कि ये जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है, जब बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना वहाँ जिनोसाइड कर रही थी और हर तरीके का अत्याचार और रेप और मर्डर्स जो कर रही थी, तो उसमें जमात इस्लामी बांग्लादेश ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था। तो ये जो पूरा एक वर्ग है, जो कट्टरपंथियों का वर्ग है, ये जरूर पाकिस्तान के साथ था, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि बांग्लादेश में जो सारे लोग हैं वो कभी ये नहीं चाहते थे कि वो बांग्लादेश बने। मैं मानता हूँ कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि एक पाकिस्तान से अलग एक ऐसा राष्ट्र वो स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने किया भी है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि ये जो नकारात्मक, ये जो खतरे के जो बादल हैं बांग्लादेश के लोकतंत्र पर, ये छटेंगे। हाँ। और वहाँ पर जो लोकतंत्र का जो सूर्य है वो उदय होगा फिर नहीं, से। ठीक है, बिल्कुल। और एक उजाला आएगा। बिल्कुल मेरी ऐसी आशा है, मेरा ऐसा विश्वास है। बिल्कुल आशान्वित रहना चाहिए और आशा के ही किरण से यह बात आगे निकालते हुए पोद्दार साहब तक पहुंचाते हुए, पोद्दार साहब, अब एक बड़ा सवाल है। इंडिया में मोदी है तो मुमकिन है खूब गूंजता है, क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भी इसी ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं क्या कि मोदी है तो मुमकिन है? और यदि ऐसा है तो वो कब मुमकिन होगा? सबसे बड़ा सवाल। जी कुणाल जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि देश हमारे भारत में मोदी है तो मुमकिन है। तो आपने देखा वर्ल्ड में जहां भी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, वर्ल्ड छोड़िए, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भी वही चीज चाह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। कब होगा? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ। कुणाल जी, मुमकिन है, बहुत जल्दी ही आपको दिखेगा। और इसकी लड़ाई हम आज से नहीं, 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो हम एनआरसी लाने के लिए बात कहे। हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, चाहे किसी भी राष्ट्र में है, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश में, लाने की बात करते थे। लेकिन जो विपक्ष के लोग थे बार बार एनआरसी का विरोध करते थे। उसके बाद भी हम लोगों ने, आपको देखो कि अभी हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं, हम लोग मंच पे सीधा कहते हैं घुसपैठिए बांग्लादेशी हमारे देश में घुस रहे हैं, उसको रोकने का काम करते हैं, उनको भगाने का काम करते हैं। लेकिन हम विपक्ष से भी गुजारिश करना चाहते हैं, मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ, चिदम्बरम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मनीष तिवारी जी को, कि वो सर्वदलीय बैठक में अपनी विचार देश के लिए रखा, हिंदुत्व के लिए रखा। अच्छी बात। मैं उनके ही पार्टी के लोग, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि बांग्लादेश जैसा हालात हमारे देश में ना हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे हमारे देश के जितने भी पार्टियां हैं, सब एकजुट होनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथों को मजबूत करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करना चाहिए कि बांग्लादेश हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, उनको मुंह दिखाने का काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया पोद्दार साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, श्रीवास्तव साहब, कौशिक साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन यह बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को यदि सुरक्षित और महसूस भी करवाना है तो भारत को एक भूमिका तो निभानी ही पड़ेगी। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बांग्लादेश को भारत कैसे समझाता है। फिलहाल मेरे साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।